अंतरिक्ष से पृथ्वी एक सुंदर नीले गोले की तरह दिखती है जो ब्रह्मांड की विशालता में तैर रही है। लेकिन इसके इस सौंदर्य के पीछे वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की एक जटिल प्रणाली छिपी है जो जीवन को संभव बनाती है, और उनमें से एक है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पृथ्वी के साथ कैसे संपर्क करती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो वे वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अवशोषित हो जाता है, जिससे भूमि और महासागर गर्म होते हैं। जब पृथ्वी गर्म होती है, तो यह ऊर्जा को अवरक्त विकिरण के रूप में वायुमंडल में छोड़ती है, जिसे हम सामान्यतः गर्मी के रूप में जानते हैं। यदि कोई बाधा न हो, तो यह गर्मी सीधे अंतरिक्ष में वापस चली जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान ठंडा और स्थिर रहता है। लेकिन यहां ग्रीन हाउस प्रभाव की भूमिका सामने आती है। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, इस ऊष्मा के कुछ हिस्से को फंसा लेती हैं। ये गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं, जिससे यह गर्म रहती है और जीवन संभव हो पाता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0 से 18 डिग्री सेल्सियस होता, जो अधिकांश जीवन के लिए बहुत ठंडा होता। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखता है, जो जीवन के लिए उपयुक्त है। लेकिन यहां समस्या आती है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को काफी बढ़ा दिया है। ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कृषि और पशुपालन मीथेन उत्सर्जित करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक गर्मी को रोकने में सक्षम है। वनों की कटाई से पेड़ कम होते जा रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन गतिविधियों ने पिछले सदी में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में तीव्र वृद्धि की है। 19वीं सदी के अंत से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 280 भाग प्रति मिलियन ppm से बढ़कर आज 420 ppm से अधिक हो गई है। यह ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे अधिक गर्मी फंस जाती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। 19वीं सदी के अंत से वैश्विक तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। भले ही यह बदलाव छोटा लगे, लेकिन तापमान में मामूली वृद्धि भी पर्यावरण पर बड़े प्रभाव डाल सकती है। ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहरों और पारिस्थितिक तंत्रों को खतरा है। गर्म तापमान अधिक तीव्र हीट वेव, सूखा और तूफानों का कारण भी बन रहा है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में अधिक गंभीर सूखा देखने को मिल रहा है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और पानी की कमी हो रही है। महासागरों के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, जिससे कोरल रीफ्स सफेद हो रहे हैं और मर रहे हैं, और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो रहे हैं, जिन पर अरबों लोग भोजन और आजीविका के लिए निर्भर हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसें वास्तव में क्या हैं और इनका हमारी जलवायु पर इतना शक्तिशाली प्रभाव क्यों है?
कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस है, जिसका स्रोत मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों का दहन और वनों की कटाई है। भले ही यह सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस न हो, लेकिन इसकी बड़ी मात्रा इसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस है, जिसका स्रोत मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों का दहन और वनों की कटाई है। भले ही यह सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस न हो, लेकिन इसकी बड़ी मात्रा इसे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाती है। मीथेन या CH4 CO2 की तुलना में 25 गुना अधिक प्रभावी है। यह कृषि, विशेष रूप से पशुपालन और तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और परिवहन से उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड या N2O एक और महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जो CO2 से लगभग 300 गुना अधिक प्रभावी है। इसका मुख्य स्रोत कृषि गतिविधियां हैं, विशेष रूप से उर्वरकों का उपयोग। जलवाष्प वास्तव में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका स्तर प्राकृतिक रूप से ग्रह के तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। गर्म तापमान अधिक पानी को वाष्पित करता है, जिससे आर्द्रता बढ़ती है और यह और अधिक गर्मी को फंसा लेता है, जिससे यह एक प्रतिपुष्टि लूप में बदल जाता है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन यह निराशाजनक नहीं है। हमारे पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग की गति को धीमा करने का ज्ञान और साधन है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना भी उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। वनों की रक्षा और पुनर्वनीकरण एक और महत्वपूर्ण समाधान है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वनों की कटाई को रोककर और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देकर हम कार्बन चक्र को पुनर्संतुलित कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी बदलाव कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा का कम उपयोग करना, कचरे को कम करना और स्थायी उत्पादों का चयन करना। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हर क्रिया महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, मानव गतिविधियां संतुलन को बिगाड़ रही हैं। अब कार्रवाई करने से वैश्विक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थिर जलवायु सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए साइंस फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह धन्यवाद।